विभिन्न परमाणुवीय मॉडल। आज हम लोग एटॉमिक मॉडल्स की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने आइसोटोप्स, समस्थानिक, आइसोटोन्स, आइसोबार, ठीक है, इस तरीके की जो भी चीजें थी, आइसोस्टर्स वगैरह, हमने उनकी बातचीत की थी कि कब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, कब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, ये आपका पार्ट 2 है, तो आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसके बाद हम पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक मॉडल्स में आपको सबसे पहले देखना है कि आपके पास डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज और डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी होने के बाद, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की डिस्कवरी होने के बाद, इलेक्ट्रॉन जो थे उसकी डिस्कवरी किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने। सॉरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इस बात को। और जो न्यूट्रॉन थे, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने। तो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, सबसे पहले इनकी डिस्कवरी आपकी फिनिश हुई 1897 तक। 1897 तक आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। उसके बाद जे थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया, ठीक है, जिसे हम थॉमसन्स मॉडल के नाम से जानते हैं। और थॉमसन मॉडल में उन्होंने क्या बताया कि एक उन्होंने प्लम पडिंग मॉडल दिया। आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, जैसे वाटरमेलन होता है आपके पास, ठीक है, उसमें इस तरीके से आपके पास देखिए सीड्स रहते हैं। तो जो सीड्स हैं वो है आपका नेगेटिव चार्ज, और जो रेड वाला पार्ट होता है, ठीक है, वो पूरा का पूरा आपका क्या कहलाता है? पॉजिटिव चार्ज। और एटम जो होता है वो ओवरऑल क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है। इन्होंने एक स्टैटिक मॉडल दिया, स्टैटिक मतलब स्थायी मॉडल दिया जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है। तो इनकी ये सारी बातें गलत थी, इनके मॉडल की केवल एक बात सही रही, और वो क्या थी कि एटम जो है वो आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, और वो आज भी न्यूट्रल है। इनके मॉडल के बाद सेकेंड जो मॉडल आया बीच में, इनके 1898 के बाद मैरी मैरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की। रेडियो एक्टिविटी आप आगे पढ़ेंगे क्लास 12th में। उसकी डिस्कवरी होने के बाद मैं थोड़ा सा आपको एक रफ आइडिया ईयर वाइज देता रहूँगा। रदरफोर्ड ने काफ़ी सारा काम किया रेडियो एक्टिविटी पर, वो बहुत ज़्यादा काम करना चाहते थे। तो उन्होंने अपना सबसे पहला जो मॉडल दिया 1911 में, इन्होंने अपना मॉडल दिया। रदरफोर्ड का मॉडल जो था वो इन्होंने अपना मॉडल लगभग 1911 में दिया। तो देखिए, सबसे पहले रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, और कितने मॉडल आए जो आपको पढ़ने हैं आप देख लेंगे। रदरफोर्ड का मॉडल, बोर्स मॉडल, और तरंग यांत्रिकी मॉडल, ठीक है। इसमें आपके पास जो है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत और श्रोडिंगर का जो मॉडल है, जो तरंग का सिद्धांत है, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग रदरफोर्ड का मॉडल देखते हैं। ये किस बात पर आधारित है? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, ठीक है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम लोग इसको बोलते हैं। तो इसमें हमने क्या किया कि एक हमने इस तरीके का कोई एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया। दिस वाज रेडियो एक्टिव मटेरियल। रेडियो एक्टिव मटेरियल वो होते हैं जो अपने आप डिके होते हैं, और इससे अल्फा पार्टिकल डिके हो रहा था। क्या हो रहा था डिके? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल किसे बोलते हैं? एक ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज डाई पॉजिटिवली चार्ज हीलियम मॉलिक्यूल। हीलियम होता है 2He4, और उसके ऊपर अगर 2 प्लस चार्ज आता है तो इसे हम बोलते हैं अल्फा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दिस इज अल्फा पार्टिकल। अब इन्होंने क्या किया कि जो गोल्ड की फॉइल थी, बहुत पतली जो स्वर्ण झिल्ली थी गोल्ड फॉइल पर, बहुत बहुत थिन थी वो, उस पर इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया। तो जब इन्होंने इस पर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया तो इन्होंने देखा कि जो मैक्सिमम थे वो आपके सीधे निकल गए, मैक्सिमम जो थे अल्फा पार्टिकल्स वो आपके स्ट्रेट निकल गए, ठीक है। कुछ ऐसे थे जो अपने पाथ से डेविएट हो गए, इस तरीके से जो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गए। आई बात समझ में? और उन्होंने देखा कि एक कोई पार्टिकल ऐसा था 10 या 15 हज़ार में, जो जिस रास्ते पर गया, 10,000 या 20,000 पार्टिकल्स में से एक कोई पार्टिकल ऐसा था जो जिस रास्ते पर गया उसी रास्ते पर वापस आ गया। ये तीन जो पॉइंट थे इनकी इस पूरी की पूरी डिस्कवरी में, जिसके बेस पे इन्होंने अपना एक मॉडल तैयार किया। और निष्कर्ष इन्होंने क्या निकाला रदरफोर्ड के अनुसार? पहला, परमाणु। परमाणु जो है वो एक सूक्ष्म एवं गोलीय पिंड है, और ये बहुत छोटा है, जिसका अधिकांश भाग क्या है? रिक्त है। अधिकांश भाग रिक्त होने का मतलब समझिए कि अगर मैं बोलता हूँ कि एक क्रिकेट बॉल को, और इनके बीच में इन्होंने एक किसका नाभिक का एक इन्होंने आविष्कार किया,
नाभिक जो शब्द है सबसे पहले जिसे आप पढ़ते हैं, न्यूक्लियस जिसे आप बोलते हैं, उसका सबसे पहले नाम किसने लिया? रदरफोर्ड ने। नाभिक का आविष्कार किसने किया था? नाभिक के बारे में पहली बार इन्होंने बताया था। और उन्होंने ये बताया कि नाभिक, अगर मान लीजिए आपका जो क्रिकेट बॉल है अगर वो नाभिक है, तो इसके आसपास 5 किलोमीटर की रेडियस, इतना बड़ा होता है आपका एटम। ठीक है, तो आप सोच के देखिए कि, और बीच का पूरा पार्ट एम्प्टी है। पूरे के पूरे एटम का जो पूरा मास होता है वो कहाँ होता है? नाभिक में ही कंसंट्रेटेड होता है। आप समझेंगे एक बार। परमाणु सूक्ष्म एवं गोलीय पिंड है जिसका अधिकांश भाग त्रिक्त है। अधिकांश भाग त्रिक्त क्यों है? क्योंकि 99.9% जो अल्फा पार्टिकल थे वो स्ट्रेट निकल गए, वो सीधे सीधे निकल गए, इसलिए बोला कि भाई मैक्सिमम पार्ट इसका रिक्त है। दूसरा, लगभग समस्त द्रव्यमान एवं संपूर्ण धनावेश परमाणु के अंदर एक छोटे से अंश में निहित है जिसे नाभिक कहा गया। ये मैंने आपको बताया कि किसी भी एटम का पूरा जो मास होता है वो कहाँ कंसंट्रेटेड होता है? नाभिक में। ठीक है, बाकी यहाँ पे आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स का मास जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तीसरा पॉइंट, नाभिक का आकार परमाणुवीय आकार की तुलना में अत्यंत सूक्ष्म होता है। ये देख लीजिए, नाभिक का आकार कैसा होता है? बहुत छोटा होता है। किससे? परमाणु के आकार से। परमाणु के आकार की कोटि, परमाणु जो होता है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर के रेंज में पाया जाता है, ऑर्डर में पाया जाता है। कोटि बोलते हैं उसको, मतलब कि 5 × 10⁻⁸, 10 × 10⁻⁸, 2 × 10⁻⁸, इस तरीके से। और जो नाभिक होता है वो 10⁻13 सेंटीमीटर की ऑर्डर में या कोटि में पाया जाता है। कुछ कुछ हिंदी शब्द हैं जिनका मुझे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं पता है, बट मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा मैं उन्हें रिलेट करता हुआ चलूं। आगे इन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसमें इन्होंने नाभिक की त्रिज्या को कैलकुलेट करने का दिया। आर जो होता है वो आपका स्मॉल आर, जो रेडियस है वो, दैट इज कैपिटल आर इंटू ए की पावर 1/3। आर जो है वो क्या है? कैपिटल आर क्या है? दिस इज रदरफोर्ड कांस्टेंट, रदरफोर्ड नियतांक, जिसकी वैल्यू इन्होंने फिक्स कर दी 1.25 × 10⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और ए जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना, आर इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, अगर आर की वैल्यू अगर याद कर सकते हैं तो बेटर है, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं उस पार्ट को। बट आप इस चीज को याद रखिएगा कि जो द्रव्यमान संख्या है उसकी पावर कितना है? 1/3, जो रेडियस है आपकी नाभिक की। 3 पॉइंट हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ पॉइंट जो इन्होंने अपने मॉडल में बताया, क्योंकि परमाणु वैद्युत से उदासीन है। वैद्युत से उदासीन मतलब इट इज बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है। जितना प्लस चार्ज है उतना माइनस चार्ज है। अतः प्रोटॉन संख्या के बराबर संख्या में इसे वृत्ताकार अथवा दीर्घकार पथ में चक्कर लगाते हैं। जो भी आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है, मैं आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ, कहीं थोड़ा सा एरर है लिखने में। जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास इस नाभिक में रहते हैं, नाभिक में जितने भी, सॉरी, नाभिक में आपके पास क्या क्या रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज इस प्रोटॉन पर रहता है, इस नाभिक पर रहता है, सेम उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके इस आउटर वाले पोर्शन में, ये जो पार्ट है आपके पास वृत्ताकार, इसमें घूमते रहते हैं। ठीक है, और वो इस तरीके से लगातार सर्कुलर मोशन में चक्कर लगाते रहते हैं। ये इन्होंने बताया। उस समय तक न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। न्यूट्रॉन्स आपके लेट 1932 में लगभग डिस्कवर हुए हैं जेम्स चैडविक के द्वारा, जो कि रदरफोर्ड के ही एक स्टूडेंट थे। क्योंकि रदरफोर्ड के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही थी, इसकी कुछ कमियां थी इनके मॉडल में, और वो कमी क्या थी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले, फिजिक्स में उस समय एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने ये बताया कि अगर कोई भी एक चार्ज पार्टिकल अगर किसी दूसरी बॉडी का चक्कर लगाता है तो वो हमेशा एनर्जी लूज करेगा, और अगर वो एनर्जी लूज करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका पाथ जो है वो इस तरीके से स्पाइरल होता चला जाएगा। और रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के आसपास चक्कर लगाते हैं, और अगर वो चक्कर लगाएंगे तो उनका एनर्जी लॉस होगा, और अगर उनका एनर्जी लॉस होगा तो क्या होगा, पाथ इस तरीके से स्पाइरल होगा और वो आके न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा। ठीक है, तो रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु, ये एक कमी थी, इसको ध्यान रखिएगा कि ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणुवीय स्पेक्ट्रम सतत प्रकार का होना चाहिए, लेकिन प्रायोगिक रूप में यह रेखीय प्रकार का प्राप्त होता है। स्पेक्ट्रम पर जब हम पहुंचेंगे तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एटॉमिक स्पेक्ट्रम, उस समय हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आ गया था, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से हम हर चीज को चेक करते थे। तो इनके अनुसार परमाणुवीय स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए था? कॉन्टिन्यूस होना चाहिए था, मतलब लगातार। जैसे आपका विबज्योर होता है, रेनबो, इंद्रधनुष जैसा रहता है ना,
जो आपने पढ़ा हुआ है, जो 7 कलर रहते हैं, उस तरीके का कंटीन्यूअस होना चाहिए। लेकिन हमें जो मिला जो एक्सपेरिमेंटल, वो किस तरीके का था, रेखीय प्राप्त हुआ।